व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? जब कभी भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। केमिकल यानी केमिकल फॉर्मूला मीन्स कि हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, सिंबॉलिकली हम उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। बार बार सोडियम क्लोराइड लिखना बहुत मुश्किल है। अगर रिपीटेडली आप किसी भी सेंटेंस में सोडियम क्लोराइड का बार बार जिक्र आए और आप इसको सोडियम क्लोराइड लिखो तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप जब इसको यूं करके लिखते हो तो आप जितनी दफ़ा भी लिखोगे आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि सोडियम क्लोराइड लिखते हुए होती है। So that's why it is the short way of writing the names of any compounds. Symbolically हम इसको represent करते हैं इनके symbols के through। और फिर हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव रेडिकल होता है वो पहले लिखते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो बाद में लिखते हैं। फिर जितने नंबर ऑफ वैलेंसीज होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनका हम एग्जैक्ट फिगर लिखते हैं कि इनकी कितनी नंबर ऑफ वैलेंसीज कैसे कैसे सेटिस्फाइड होती है। बहरहाल ये आप लोग 8th क्लास में पीछे से पढ़कर आए हुए हो। इस वक्त आपको बताने का मकसद ये है कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसको लिखने के बाद आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड होता है और एक होता है कोवेलेंट। Ionic compound is that compound which is formed by the attraction of ions, positive ion और negative ion। ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनके अंदर होती है। हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। So it is formed by complete transference of electron। पॉजिटिव आयन जो होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, वो नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है। एक एटम फॉर एग्जांपल सोडियम, उसके पास 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास s ऑर्बिटल में है ये दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन की सिचुएशन कुछ इस तरह से है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 6 7 yes 5। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इट बिकम्स 6। इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। और ये जो सोडियम है इट बिकम्स सोडियम और क्लोरीन जो होता है क्लोराइड आयन बन जाता है। इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है एंड दी आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड होता है दिस कंपाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने से इनके अपने ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे विल शेयर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है इसके मुकाबले बाद जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज मॉलिक्यूल, हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स में। और ये जो होते हैं इनको हम फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। ये फॉर्मूला यूनिट्स में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम मोलेकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोलेकुलर फॉर्मूला। दिस इज मोलेकुलर फॉर्मूला and this is formula unit. This is represented by formula unit. Now molecular formula में अगर आप देखें तो मोलेकुलर फॉर्मूला में जितने एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं दे आर एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द मोलेकुलर फॉर्मूला। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास दो किस्म के एटम्स हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन।
सो इसका मतलब ये हुआ कि मोलेकुलर फॉर्मूला determines the atoms which are present in this molecule. For example, in this molecule, two different elements are present, and those elements are hydrogen and oxygen. फिर इसके बाद मोलेकुलर फॉर्मूला डिटरमिन करता है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स. Here three different atoms are combining together to form water molecule. इसका मतलब ये हुआ कि it tells the exact number of atoms. In this molecule, three atoms are present. Two atoms of oxygen and one atom of hydrogen. Two atoms of hydrogen, and one atom of oxygen. And this makes water molecule. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइनिंग टुगेदर वो भी हमें पता होता है. हर एक कंपाउंड का एक अपना मोलेकुलर फॉर्मूला होता है. मोलेकुलर फॉर्मूला किसी दूसरे कंपाउंड का नहीं हो सकता. जबकि आयोनिक कंपाउंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला यूनिट को भी अगर आप देखें तो फॉर्मूला यूनिट जो होता है, जिस तरीके से फॉर्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला is that formula which gives the whole number ratio. सिर्फ हमारे पास simplest whole number ratio होता है इसके अंदर, simplest whole number ratio. It gives only the simplest whole number ratio. For example, when we talk about benzene हमारे पास इसका molecular formula होता है C6H6 is the molecular formula for benzene. अगर हम इसका सिंपल रेशो कैलकुलेट करें तो दिस इज 1:1. इट मीन्स कि दिस 1:1 के हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करें तो दिस बिकम्स CH. तो CH इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है. इसी तरह हमारे पास होता है ईथीन. This is ethene C2H4. C2H4 is the molecular formula for ethene. Now, अगर हम इसका empirical formula calculate करें तो the ratio between carbon and hydrogen is 2:4, और इसको अगर हम simplest ratio में convert करें तो it becomes 1:2. इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा that will be CH2. तो CH2 is the empirical formula for ethene. Now the molecular formula for ethyne is C2H2. This is ethyne. So the molecular formula of ethyne is C2H2, and the empirical formula will be 2:2. को अगर आप कैलकुलेट करें तो 1:1 बन जाता है. इट मीन्स के इसका बनेगा खाली CH. दिस इज ईथाइन. अच्छा, यहाँ पर ईथाइन भी CH और यहाँ पे बेंजीन भी CH. इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स में भी सेम. एक डिफरेंट कंपाउंड्स के जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एक जैसे हो सकते हैं. और हमने मोलेकुलर फॉर्मूला के बारे में ये पढ़ा कि मोलेकुलर फॉर्मूला एक ही कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला किसी दूसरे कंपाउंड का नहीं हो सकता. वो फिक्स्ड रेशियो में एक साथ कंबाइन करती है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो किसी भी दो एलिमेंट्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है. फॉर एग्जांपल, द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर इथाइन इज सेम. दोनों के दरमियान में रेशियो 1:1 का रेशियो है, तो दैट्स व्हाई इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम है.
और एक इसके अंदर और फीचर है एंड दैट इज कि कभी कभार हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर जो है इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है H2O। नाउ H2O के दरमियान में जो रेशो है दिस इज 2:1। अब इस रेशो को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 2:1 का रेशो रहेगा। सो इट्स मोलेकुलर फॉर्मूला is H2O and its empirical formula is also H2O। इसका मोलेकुलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है। इसलिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। हमने आज इसके बारे में पढ़ा कि व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मोलेकुलर फॉर्मूला। एक थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन मेकिंग अ मॉलिक्यूल, और उससे हमें ये भी पता चलता है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स से कितने एटम्स जो है दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इट डिटरमाइंस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और कई कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला एक जैसे हो सकते हैं लेकिन मोलेकुलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, एक जैसे नहीं हो सकते। और एक और फैक्ट जो हमने पढ़ी दैट वाज कि मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी सेम। फॉर एग्जांपल वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं। Now self-assessment exercise is write the empirical formula for the compounds containing carbon to hydrogen in the following ratio. This is very simple. तो इसके अंदर difficulty नहीं है। Now ratio is 1:4 और कौन कौन से compounds है? Carbon to hydrogen. It means this is carbon and this is hydrogen. Now write the empirical formula. You have to write the empirical formula. First of all, आपने इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। This is the simplest whole number ratio. So the empirical formula will be CH4 carbon 1 and 4 hydrogen. This is the empirical formula of the compound having a ratio 1:4. दूसरा हमारे पास है that is ratio 2:6. अब इस रेशियो को क्या करना है? यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस रेशियो। 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C1 और H3। द नेक्स्ट इज 3:3 2:2 2:2। अब 2:2 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1s are 2 and 2 1s are 2। It means कि 1 carbon and 1 hydrogen. So its empirical formula is CH. B is 6:6। 6:6 रेशियो 6 है। इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 1:1। इसका मतलब है कि इसका भी empirical formula जो है वो CH है। For how many compounds empirical and molecular formula are same? For example, water, carbon dioxide, ammonia and methane, sulfur dioxide, etc. Can you show it why? अच्छा, ये तो determine हो गया कि these are empirical formulas. Now the next question is कि how many compounds empirical and molecular formula are same? First of all, we will discuss water को तो हमने discuss कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, अमोनिया को डिस्कस करेंगे और मीथेन को डिस्कस करेंगे, CH4 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये 4 चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं। हमारे पास वही वाली बात है, हमने रेशियो कैलकुलेट करना है। हियर कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2। इस रेशियो को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो दैट्स व्हाई इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला विल आल्सो बी CO2। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CO2 होगा।
इसलिए कि इस रेशो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह NH3 है, इसमें 1 नाइट्रोजन है और इसके रेशो में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इनको भी हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका रेशो 1:3 है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, दैट्स व्हाई इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NH3। The next compound is CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो दैट्स व्हाई इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट विल बी CH4। SO2 में 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, वही रहेगा, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड में भी हमारे पास एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम है। तो द आंसर इज बिकॉज इन मोलेकुलर फार्मूला this ratio is simplest whole number, so mazid simplified cannot be simplified further, that's why the molecular formula and empirical formula are same. Now next is self assessment exercise 1.3. Aspirin is used as mild painkiller. There are 9 carbon atoms, 8 hydrogen atoms and 4 oxygen atoms in this compound. Writes its empirical formula and molecular formula. Number 2 is vinegar is 5% acetic acid. This contains 2 carbon atoms, 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. Writes its empirical and molecular formula. And caffeine is found in tea and coffee. Write empirical formula for caffeine. This is your written work and you will have to do this written work in your neat copies. Self-assessment exercise. Self-assessment exercise 1.3 और 2 days में आज ही काम करके 2 days के अंदर अंदर इसको सबमिट कराइए। इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज जो आप इस चैप्टर की बैक के ऊपर एक्सरसाइज है पेज नंबर 30 पर, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है TNT and ट्राइनाइट्रोटोलुएन is an explosive compound used in bombs. It contains 7 carbon atoms, 6 hydrogen atoms, 5 nitrogen atoms and 6 oxygen atoms. Write its empirical formula. Exercise of chapter 1, question number 10. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है and that is decide whether or not each of the following is an example of empirical formula. Question number 9. Question number 9 and question number 10. And self-assessment exercise. This is your written work and you will have to do it in your neat copies and submit within 2 days. And I am waiting for your homework. Please जल्दी submit कराएं ताकि फिर हम आगे बढ़ें. Thank you.